कल हमने एटॉमिक साइज को किया था, डी एंड एफ की पहली फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो हम नेक्स्ट जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, मेटेलिक करैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड देन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो वो तीनों ही हमारी कैसी हैं, एक जैसी हैं, तीनों ही एक सेम रीजन पर बेस्ड हैं। ठीक है, देखो बेसिकली वो किस रीजन पर बेस्ड हैं कि ये जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ऑल आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। जैसे हमने एस ब्लॉक को देखा था तुमने 11th में कि दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, बहुत सॉफ्ट होते हैं कि इजीली चम्मच से चाकू से ही कट जाते हैं। ठीक है, बट ये हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे तुम आयरन को उठाओ, क्या काट सकते हो उसको इजीली? तो जितनी हार्डनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम एस ब्लॉक से अगर हम इस तरफ चलते जाते हैं डी एंड एफ की तरफ, तो साइज हमारा क्या होता रहता है, छोटा होता जाता है। तो छोटा साइज होने से मेटेलिक बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, ध्यान करो, तुम्हें ऐसे बताया था मैंने कि हाँ एस ब्लॉक में हमारी मेटेलिक बॉन्ड हमारी वीक थी। क्यों? क्योंकि हमारा साइज उसका छोटा था, तो साइज हमारा बड़ा था उनका। तो जैसे कि भाई सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। देखो ऐसे करके तुम्हें स्ट्रक्चर समझाया था कि भाई मेटल को हम इस तरीके से मानकर चल सकते हैं कि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और पीछे एक पॉजिटिव कोर छूटती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन होती है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। तो कर्नेल का साइज अगर बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कम होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड हमारी वीक होती है, जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में था। बट अगर हम इधर चलेंगे तो साइज अब हमारा छोटा हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो मेटल हार्ड भी होंगे। बट फिर भी जितनी हार्डनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी हमारी हार्डनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ कोई एक और एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि उन एटम्स को आपस में बांध रहा है। तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर देखो क्या आता है कि जिन जिन भी एटम्स के पास डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो जैसे कि मान लो हम बात करें वेनेडियम की ले लो, तो वेनेडियम में हमारा क्या होता है, 3d3 होता है। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो 1 2 3। ठीक है बेटा, तो अब देखो ऐसे दूसरे वेनेडियम में भी क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब एक तो उनमें वो अट्रैक्शन तो है ही, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नेल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है वो तो एज इट इज है ही, बट उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बेटा क्या आती है कि अब एक वेनेडियम थोड़ा ना होगा, जब वेनेडियम मेटल है मेरे पास, तो देयर आर वेरियस वेनेडियम एटम्स। हर एटम के पास क्या है, 3 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो उनके हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ही देखो बेटा इस तरीके से ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसको हम एक तरीके से डी ओवरलैपिंग कहते हैं कि एक तो वैलेंस इस अट्रैक्शन से तो बंध ही रहेंगे, और जितने ज्यादा हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे उतने ही डी ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या करते चले जाएंगे, ओवरलैप करके मेटेलिक बॉन्ड को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब कोई दूसरी चीज से भी बंध गया तो फिर वो तो बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो मेटल बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में? तो ये सारे मेटल्स हैं, क्यों है, अगर हम मेटेलिक करैक्टर को डिस्कस करें, मेटल तो इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लो है। मतलब हर उसमें ना हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका एक जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, थोड़ा अलग जो एक उसकी स्पेशल बात है, हर प्रॉपर्टी में एक आएगी। तो लिखते टाइम हमें उसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे एटॉमिक साइज में हमने देखा था कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर डी इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे उस वजह से साइज हमारा कम छोटा हुआ। समझ में आ रही है ना बेटा बात? ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है कि दे आर मेटल्स, वो एक नॉर्मल बात है क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी, पर इनका स्पेशलिटी क्या है कि दे आर वेरी हार्ड मेटल्स। ठीक है, और हार्डनेस किस वजह से आ रही है, डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, बिकॉज देयर मेटेलिक बॉन्ड बिकम्स मोर स्ट्रोंगर ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन n-1 डी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि देखो यही तो है 3d वेनेडियम के केस में, अगर हम कहें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कहें, फिर यहाँ पर 4d है, यहाँ 5d है। ठीक है, तो हम बजाय कि 3d 4d 5d कहें, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, n-d इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होंगे, कैसे होंगे, बट अनपेयर्ड। ठीक है, तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जिन जिन भी एलिमेंट्स के पास होंगे वो सब हमारा क्या शो करेंगे, वो सब हमारे बहुत हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात?
अब देखो इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें, देखो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इसमें सब थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो बच्चे वीडियो में भी देख रहे हैं तो बेटा जहाँ मैं बोलूँ वहाँ से लेकर वहाँ तक निशान लगा लेना, कि याद करने में तुम्हें इसमें मिनिमम जो हमें लिखना है उस बात को हम पकड़ के चलेंगे। तो एक तो पहला ये सिंपल ही है कि दे ऑल आर मेटल ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इसलिए ये वाली लाइन में लिखने की इतनी कोई ऐसा नीड नहीं है कि एंड एज आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज, ये जब के लिए है जब अगर मान लो ये 3 नंबर में आता है, तो पहले तुम यहीं तक टिक कर लो खाली कि दे ऑल आर मेटल्स ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो दे आर वेरी हार्ड मेटल्स, तो इस बात को हमें जरूर लिखना है, चाहे 1 नंबर में भी आएगा, ये हमें बिल्कुल पॉइंट नहीं छोड़ना है कि ये हार्ड हैं, बहुत हार्ड हैं और क्यों हैं, उसको भी लिखना है, चाहे 1 क्या आधे नंबर में आए। तो दे आर वेरी हार्ड मेटल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, ठीक है। तो बोथ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स, भाई ns के तो करते ही करते हैं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट, भाई कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हैं और कौन करते हैं, बोथ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। Thus, due to strong inter-atomic attractions, अब चाहे तुम इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस वर्ड लिखो, चाहे तुम मेटेलिक बॉन्ड वर्ड लिखो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, एज यू विश। तो दस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस दे आर वेरी हार्ड मेटल, तो यहाँ तक तुम्हें जरूर करना है, अगर ये हमारा केस नंबर भी आए, 1 भी नंबर में आए, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा इसको मोबाइल को थोड़ा टर्न करो ताकि प्रेडिक्टेबल हो। अब तुम देखो बेटा यहाँ पर कि अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें तो जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है उनका नंबर बढ़ता है। देखो स्कैंडियम में 1 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, टाइटेनियम में 2 हो गए, 3 हो गए, क्रोमियम में कितने हो जाएंगे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल? मैम 5। गुड। मैंगनीज में भी 5। आयरन में कितने हो जाएंगे? नहीं, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? हाफ में 5 4, हाँ, क्योंकि D6 हो गया ना, हाँ, D6 होने से एक तो पेयर्ड हो जाएगा, तो जब पेयर्ड हो जाएगा तो 4 D इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर्ड बचेंगे, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हमारे ना के बराबर 0 ही हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले बढ़ा, मैंगनीज तक फिर घटा, तो यही हमें हार्डनेस में भी देखने को मिलता है बेटा कि पहले तो बढ़ती है और फिर हमारी घटती है, ठीक है। समझ में आ रही है सबको ये बात? तो 4 बातें मतलब हमें इसमें मेन ध्यान में रखनी है। अब जो मैं बोल रही हूँ इनको बेशक तुम स्किप कर सकते हो अगर कम मार्क्स में आए, वहां तक 1 नंबर के लायक मैंने तुम्हें बताया, बट अलग इंडिविजुअल पॉइंट्स पर भी बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए हम देखो 4 बातें। एक तो दे आर मेटल ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, दे आर वेरी हार्ड मेटल ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? हार्डनेस फर्स्टली इंक्रीजेस अप टू द मिड ऑफ द सीरीज देन डिक्रीजेस, क्यों? ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली इंक्रीजेस इन द सीरीज एंड देन डिक्रीजेस। और एंड में अगर हम जब आ जाते हैं तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर हम देखें तो दे हैव ऑल फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके पास एक भी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, तो इनके पास वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए हम ये भी हमें देखने को मिलता है बेटा कि ये कंपैरेटिवली बाकी सब हमारे जितने ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली जिंक, कैडमियम, मरकरी हमारे सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो ध्यान करो डेफिनेशन में मैंने कहा था ना कि डेफिनेशन में ट्रांजिशन एलिमेंट में डेफिनेशन में क्या डाल रखा है हमने कि दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर आयोनिक स्टेट, उन्हीं को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। तुम देख भी सकते हो कि प्रॉपर्टी में अलग आ गया इनका, हर प्रॉपर्टी में इनका एक अलग हमें बात देखने को मिलेगी बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे होते हैं। तो चौथी बात इसमें क्या बनेगी? 3 बातें आई समझ में, ठीक है ना। पहली की ये मेटल है क्योंकि लो आयनाइजेशन है, दूसरी की ये बहुत हार्ड होते हैं, तीसरी हार्डनेस पहले बढ़ती है फिर घटती है, चौथी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम, ठीक है, क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? सेम ही बात मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर है। भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है हमारा कि किन्हीं चीजों के बीच में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो उन्हें दूर दूर करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, आइदर इन देयर सॉलिड स्टेट और इन देयर लिक्विड स्टेट। भाई सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, और जब हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब यहाँ पर भी वही बातें हैं, देखो लिखते टाइम ना यहाँ पर जैसे लैंग्वेज चेंज हो गई है, बात वही अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन वाली ही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा क्या लिखेंगे इसमें? पहली बात कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों?
वही बात, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ Ns एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग, सो मेटेलिक बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मच स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रही बात? अब देखो जो सेकंड वाला पैरा है ना तुम्हारा, जिसमें अभी हमने निशान लगाया था, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, सेकंड वाला जो पैरा है, तुम इसी को ही पकड़ के रखोगे। जैसे यहाँ पर तो रीजन आ गया, दे आर वेरी हार्ड मेटल, यहाँ पर फिर तुम रीजन क्या, यहाँ पर इसको एंड कैसे करोगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब रीजन तो सेम है ना, बस यहाँ तुम हार्डनेस के लिए दे रहे हो, वहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए दे रहे हो, और इधर हम तीसरी जो करेंगे वहां एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए दे रहे हैं। तीनों का रीजन सेम है कि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और वो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनती हैं क्योंकि Ns और N-1d दोनों ही मेटेलिक बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो एक जगह की लैंग्वेज को याद रख लो, जब वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो पहला और बाद का चेंज कर देना, हार्ड की जगह हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कर देना, और जब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करेंगे तब भी बस वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्यों, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ Ns एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मेटेलिक बॉन्डिंग। यहाँ भी लिखा हुआ है, पर लिखते टाइम जैसे फ्लो में यहाँ से मैंने लैंग्वेज चेंज हो गई है, यहाँ मैंने रीजन दिया ही नहीं है, दे रखा है मतलब यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, बट फिर लैंग्वेज चेंज है। देखो तुम्हें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज चेंज से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, मतलब तो एक ही बात एक ही है, थोड़ा लर्न करने में इजी पड़ जाता है, इसलिए एक ही जगह का उठा के चलो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही क्लियर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यस मैम। यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, बिल्कुल वही बात, क्योंकि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसमें एक छोटी सी एबनॉर्मल बात और होती है कि देखो अब तुम अच्छा बताओ कि यहाँ तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका मानकर चलोगे, इसमें किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए? जब हम कह रहे हैं मिड ऑफ द सीरीज तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? पहले बढ़ रहा है फिर। हाँ, तो बताओ कहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे मैक्सिमम? तो इसमें बताओ मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर कितने थे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, कितने थे स्कैंडियम में? मैम 3 थे। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स 3 कैसे होंगे? ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्कैंडियम में? कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तुम स्कैंडियम का, अभी मैंने बताया था ना, एक यस ठीक है, 21 है, मैंने क्या कहा था, 20 से ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है डी में डाल दो, तुरंत 20 से ऊपर जितने होते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन है, आप तो पेयर्ड अनपेयर्ड देख सकते हो, तो इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, ठीक है, और मैंगनीज में 5, फिर आगे क्या होने लग जाते हैं? 4, तो हाईएस्ट कहाँ मिले हमें? मैंगनीज में ना, क्रोमियम में भी वैसे क्रोमियम हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है D5, यस मैम, वैसे तो नॉर्मल है बट वो रूल्स से डेविएट होकर बना है, तो ज्यादा D5 हमारा कॉन्फ़िगरेशन हम किसमें मानेंगे? उसका रूल के हिसाब से ही D5 है, ठीक है। ऐसे ही देखो मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियन है, इसका भी 4D5 होता है, तो अगर हम ग्राफ देखते हैं ना बेटा मेल्टिंग पॉइंट का, तो हमने देखा कि ऐसे बढ़ता है, पर एकदम मैंगनीज पर आकर शार्पली नीचे डाउन जाता है, मतलब मैंगनीज का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे हाई होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, पर नहीं होता सबसे हाई, उसका एबनॉर्मली थोड़ा लो होता है, फिर बढ़ता है हमारा, और फिर यहाँ पर हमारा कोबाल्ट, निकल, जिंक, मतलब ग्राफ इस तरीके से आता है कि पहले बढ़ा, थोड़ा सा नीचे गया, और फिर हमारा ऐसे ऊपर की तरफ फिर नीचे आ गया, तो जो डिप मिलता है वो डिप हमारा किसमें मिलता है? हमें मैंगनीज में मिलता है, और फिर टेक्नीशियन में भी मिलता है। तो पहले इसका सच कोई ऐसे सॉलिड रीजन नहीं था कि हम क्या इसका बात मानकर चले, बट अब हम उसको कैसे कहते हैं, क्योंकि इनका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वही इसके लिए थोड़ा दिक्कत बन गया, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट सो मच इजीली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो क्योंकि वो अपने उसी स्टेज में सही हैं, तो वो ऐसी बॉन्डिंग बनाने में कोई ज्यादा एक तरीके से प्रेफरेंस शो नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है। ऐसी ही टेक्नीशियन का, तो अगर कोई पूछे कि व्हाई दे हैव एब्नॉर्मली स्लाइटली लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? ड्यू टू देयर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो उस वजह से नहीं होता। अरे बेटा बात समझ में? अब तुम मुझे बता सकते हो कि जिंक, कैडमियम और मरकरी
का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा कि हाई होगा? लो लो होगा। क्यों होगा लो? पहले इंक्रीज होगा फिर नहीं, हाँ, ये फुलफिल हाँ, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही है नहीं। भाई हार्ड ज्यादा हो रहे हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें है ही नहीं तो उनमें प्रॉपर्टी शो ही नहीं होगी। तो सेम ऐसे ही हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। ठीक है, और देखो क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो हमारा नीचे आते आते मरकरी तो इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड मिलता है। लिक्विड मिलता है। मरकरी पता है ना, हमारा अकेला इकलौता ऐसा मेटल है पूरी पीरियोडिक टेबल का जो कि रूम टेम्परेचर पर एक डेंस लिक्विड के रूप में मिलता है। ठीक है बेटा, तो क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और नीचे आते आते हमारा थोड़ा और लो हो जाता है साइज के बढ़ने से। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नहीं, मरकरी नहीं है, थोड़ा पॉइजनस भी होता है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी हमारा कैसा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, 234 केल्विन होता है खाली। ठीक है, तो 234 तुम समझ सकते हो कि काफी कम है। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि 273 केल्विन ही देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 234 केल्विन होता है। ठीक है, टंगस्टन हमारा जो होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा टंगस्टन तुम्हें इसमें कहाँ पर दिखेगा? मैं वो रहा देखो बेटा ये। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मैंने तुम्हें बताया क्योंकि इनके एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिगरेशन हो जाते हैं, तो उस वजह से ये इतना इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसमें तो हमें लो ही देखने को मिलता है, इसका भी कोई बहुत हाई नहीं होता। यस मैम। ठीक है, क्योंकि नीचे आते आते थोड़ा दूर हो जाता है ना, तो चीजें इतनी ज्यादा उभर के बाहर नहीं आती जितनी ऊपर आ रही होती है। ठीक है, पर फिर भी हमारा क्या है, इससे भी ज्यादा हमारा किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज है जिन्होंने एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिगरेशन क्या करा, लड़ाई करके लिया, लड़ाई सी करी, क्योंकि नॉर्मल रूल के हिसाब से तो इनका D5 नहीं था। ठीक है, इन्होंने थोड़ी बेईमानी कर दी कि चल कूद जा इस वाले को, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई बढ़िया हो जाएगा हमारे पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल, देयर कन्फिगरेशन इज हाफ फील्ड। ठीक है, इन्होंने संघर्षों से पाया है, या कह लो बेईमानी से पाया, जो भी है कुछ अलग तो हटे है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों में अगर हम देखें, क्योंकि इसमें भी पहली सीरीज में क्रोमियम का ही सबसे ज्यादा होता है, फिर यहाँ मोलिब्डेनम का और फिर टंगस्टन का, पूरे सारे होल डी ब्लॉक में हमारा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, आर्य बासान में। अब देखो जो 4D और 5D एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम आगे भी चलकर देखेंगे। 4D और 5D वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो हमारा बजाय के 3D से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि देखो बेटा बाहर आ गए हमारे, है ना, तो बाहर आने से हमारा क्या होगा कि इतना अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं रहे, तो जब कोई अपने अंदर से इतना नहीं बंधता तो दूसरे से बंधना थोड़ा ज्यादा शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, 4D और 5D में थोड़ी ज्यादा और फ्रीक्वेंट ये मेटल मेटल बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसलिए हमारा ये जो डी ऑर्बिटल की हो जाती है, तो इसलिए 4D और 5D का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हमारे किसके 3D से ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के केस में फिर हम लेटेस्ट स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी ही हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, चल रही है ना वीडियो, यहाँ तक करके मैं खत्म कराती हूँ। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी कुछ नहीं है, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया है कि कई बार तुम्हें क्लियर हो। देखो 1 मोल हमारे पास किसी एलिमेंट के हैं, तो उनको कंप्लीटली बिल्कुल एटम में अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो दैट इज इट्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इनकी वो हाई होगी, क्योंकि इनके पास NS और N-1D दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, वही वाली बात है। क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये तीनों हमने क्या करी, 3 नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करी।